सैलानियों पर कायराना हमले के बाद में अटैक पर उबाल। पहलगाम हमले पर विपक्ष की सियासी बोले तेजस्वी, पुलवामा पर भी नहीं आई रिपोर्ट। महबूबा का बयान, आतंक पर ना हो हिंदू मुसलमान। यहाँ पे बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 28 लोगों की जान चली गई, कई अभी भी घायल हैं। इस टाइम पहली बार पूरे कश्मीर ने आह्वान किया है बंद। यही वो लोकेशन है जहां ये हमला हुआ। सबसे बड़ा बेटा था हमारे परिवार का। सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है। एक जान की कीमत 10 से होगी। इस हमले के पीछे सीधे सीधे लश्कर तोयबा का हाथ है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर ये पाकिस्तान ने किया है तो हम उनको रद्द करते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। आज तक पर लगातार हम पहलगाम हमले से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दो पहलू इसके हो जाते हैं। एक तरफ वो तफ्तीश और दूसरी तरफ यहाँ जो कि यहाँ का जम्मू कश्मीर का सबसे प्रमुख जो एक तरह से आप पर्यटन स्थल कहिए, टूलिप गार्डन, जिसका आखिरी दिन है, इसे ट्यूलिप सीजन कहा जाता है। वहां पर लोगों की संख्या जो है आपको बता देगी कि क्या जवाब यहां के लोग, भारत के लोग देना चाहते हैं आतंक को और आतंकवादियों को। हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो कैंसिल भी कर रहे हैं अपने प्लान्स, कई ऐसे लोग हैं जो तब्दीली कर रहे हैं अपने प्लान्स में, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हम आतंक से नहीं हारेंगे। हमें विश्वास है हमारी सेना पर, हमारे सुरक्षा कर्मियों पर, हमारी हिफाजत होगी। और उसी की एक बानगी दिखाने के लिए हम यहां पर आपको ट्यूलिप गार्डन में लेकर आए हैं। लेकिन अब हम वो सवाल उठाते हैं जो कि इस समय हर हिंदुस्तानी के मन में उठ रहा है। जब उरी में हमला हुआ, 10 दिन के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने जवाब दे दिया था। उसके बाद जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करके जवाब दिया था। अब कितने दिन में और किस तरह का प्रतिशोध होगा, किस तरीके का इंसाफ मिलेगा, कैसे होगा यहां पर इंसाफ, वो सवाल सबके मन में है। दरअसल गृह मंत्री बैठकों के बाद सीधा निकलकर वो श्रीनगर आए थे। यहां पर देर रात 1 बजे तक उनकी बात है, उन्हें लेकर रक्षा मंत्री की भी करीब 3 घंटे तक बैठक हुई है सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसए उसमें मौजूद रहे, सैन्य कमांडर्स वहां मौजूद रहे और किस तरीके से इस मामले में एक्शन होगा उस पर चर्चा की गई है। जब सीसीएस की बैठक होगी शाम 6 बजे तो उसमें इस बात को सामने रखा जाएगा। हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं उस जगह पर जहां पर कार्गो सेक्शन है दिल्ली एयरपोर्ट का। मंजीत नेगी हमारे साथ हैं और जितेंद्र बहादुर सिंह है। मंजीत, सबसे पहले क्योंकि सीसीएस की बैठक पर सबकी निगाहें हैं, शाम 6 बजे ये बैठक होगी, अब तक जो सारी जानकारियां हासिल हुई हैं और आगे का क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दायित्व ये भी हो जाता है अपने नागरिकों के प्रति कि जवाब दिया जाए। पाकिस्तान में हड़कंप है, पाकिस्तान में हड़बड़ी है। जब उरी अटैक उसके तरफ से करवाया गया था, जब उसके आतंकियों ने यहां पर किया था, उस समय पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है भारतीय सेना। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुए थे पुलवामा के हमले के बाद, तो डर के मारे पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को उसके बाद लंबे समय तक पाकिस्तान की तरफ से वहां से किया गया था पूरा, उसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसमें थी। तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और जब पुलवामा हमला हुआ तो उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ। तो उसको इस बात की आशंका लगती है श्वेता कि कहीं भारत कोई बड़ा पलटवार न करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
पाकिस्तान जो है कभी भी इस बात को लेकर के वो मानता नहीं है, क्योंकि वहां पर लॉन्चिंग पैड पहले से मौजूद है। पाक अधिकृत कश्मीर में वहां से आतंकी घुसपैठ कराए जाते हैं। ये जगजाहिर है और सारी दुनिया इसको जानती। इंटरनेशनली हर एक फोरम पर भारत की तरफ से इस पाकिस्तान की पोल खोली जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इसको नहीं मानता है। अगर आतंकी कैंप की बात करें तो वहां अभी भी आतंकी कैंप चलते हैं। और इस बार जो ये पूरी घटना हुई है श्वेता, उसमें रावलकोट में इस तरीके की जानकारी मिली है कि बैठक हुई है जिसमें सैफुल्ला जो है वो वहां पर मौजूद था। इसके साथ साथ 2 लश्कर तैयबा के और कमांडर मौजूद थे। वहां से निर्देश मिल रहे थे, इस तरीके की जानकारी मिल रही। तो भारतीय एजेंसियां इनको छोड़ने वाली नहीं है। ये जो भी आतंकी हैं, अगर इस तरीके का उन्होंने छिप करके ये पूरा वार किया है तो उनके पीछे एजेंसियां लग चुकी है। एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए छानबीन कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो लोकेशन पर एनआईए की टीम पहुंची है, सूत्र बताते हैं कि वहां से कई जगहों से स्टील बुलेट्स भी मिले हैं। तो पाकिस्तान जो है आतंकवादियों के पास वैसे स्टील बुलेट्स पहुंचा रहा है जो चाइना से उसके पास आते हैं, जो भारतीय जो पहले भी रहा पाकिस्तान है। की सेना आमतौर पर जो ये है, जो स्टील बुलेट्स होते थे वो मेड इन चाइना बुलेट्स रहते थे। कई आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल किया गया था, जब सुरक्षा बलों पर खासकर आक्रमण किया गया था। और ये भेद देते हैं किसी भी बुलेट प्रूफ को। अब यहाँ पर तो इंसानी शरीर थे, आम लोगों के शरीर थे, जिन पर इन बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा। आपको हम कुछ और बड़ी खबरें भी देते हैं, जो कि चूंकि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरीके से सतर्क हो गई हैं। और जो सरहद पार हो, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हो, या कश्मीर के इलाके में कितने आतंकी हैं, कहां पर हैं लॉन्च पैड्स, इसको लेकर पूरी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एलओसी के पास 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स अभी एक्टिव बताए जा रहे हैं। 110 से 130 आतंकियों का दावा है कि इन लॉन्च पैड्स पर मौजूदगी है, जबकि कश्मीर के भीतर 70 से 75 आतंकी बताए जा रहे हैं, जबकि 60 से 65 आतंकी जम्मू, राजौरी, पुंछ में एक्टिव हैं। खबर यह भी है कि 115 आतंकी इनमें पाकिस्तानी हैं। सवाल यह है कि फिर आतंकियों के लॉन्च पैड पर ही क्या एक बार फिर भारत की तरफ से जवाबी अटैक किया जा सकता है? मंजीत, क्या ये गुंजाइश है? पर कोई खुले में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं उसमें अब सेनाएं ही आगे का रास्ता निकालेंगी। किस तरह के का विकल्प है, नौसेना का इस्तेमाल हो सकता है। और अगर हम डिप्लोमेटिक तरीके देखें तो बाकी बहुत सारे सरकार के पास कदम होते हैं, चाहे उनके बीच में सिंधु नदी समझौता हो, डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुलाना हो, ऐसे बहुत सारे कदम हैं। लेकिन जिस तरह का बड़ी घटना पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया है, उसको लेकर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह की सक्रियता दिखा रहे हैं, अपनी यात्रा को छोड़कर आए हैं, गृह मंत्री को उन्होंने ग्राउंड पर भेजा है और उनके लिए उनको एक सीधी चुनौती पाकिस्तान ने, आतंकियों ने दी है। तो उसका जवाब भी मुझे लगता है श्वेता कोई उनकी टीम और उनके पास होगा जो आने वाले दिनों। मंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेवी के जो अफसर है यहाँ पर पहुंचते हैं। और कुछ देर बाद देखा जाएगा कि जो नेवी के अफसर थे विनय नरवाल, जो उनका पार्थिव शरीर है यहाँ पर जो है वो लाया जाएगा। और साथ ही देखा गया कि एक बहुत बड़ी बस जिसमें फूल और माला भी थी, पुष्पांजलि भी दी जाएगी। और उसी बीच जो नेवी के बड़े अफसर है वो यहाँ नहीं पहुंच चुके। और साथ ही टर्मिनल 3 पर भी जो नेवी के अफसर है पहुंच गए हैं, क्योंकि जो विनय नरवाल का परिवार है वो वहां पर पहुंचेगा। और वहां से जो परिवार के साथ जो और नेवी के अफसर हैं यहाँ पर कार्गो पहुंचेंगे, जहां बॉडी को फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया जाएगा, पुष्पांजलि दी जाएगी और जहां से जो उनका जो पार्थिव शरीर है करनाल लेकर जाया जाएगा। तो यहाँ पर जो अफसरों का आना शुरू हो गया है और साथ देखा जा रहा है जो सुरक्षा के प्रबंध है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। श्वेता, एक युवा अफसर की मृत्यु होती है एक इस तरह के आतंकी हमले में, और बहुत मार्मिक तस्वीर, वो बहुत मार्मिक वो कहानी। लेकिन केवल वो मर्म, वो दर्द नहीं, बल्कि इस समय एक्शन की मांग पूरे देश से की जा रही है। वो गुस्सा जो है वो असीमित है। इस समय बहुत कड़ी कार्रवाई आतंक और आतंकियों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिली है। लेकिन एक भी प्रहार आतंक की तरफ से जब होता है, और खासकर इस पैमाने पर होता है, जब 28 जानें चली जाती हैं, जब निर्ममता से, क्रूरता से पर्यटकों के ऊपर गोलियों की बौछार की जाती है, मजहब पूछ पूछ कर सबको मौत के घाट उतारा जाता है, तो फिर देश का गुस्सा लाजमी हो जाता है। गृह मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा जाएगा नहीं।
लेकिन अरविंद ओझा आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, कुल मिलाकर अगर ये किसी भी एजेंसी ने किया, किसी टेररिस्ट ग्रुप ने किया, हम उनको बोलते हैं कातलो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब हमें जख्म सहने की बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार से यही निवेदन